नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम चर्चा कर रहे हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी की आलोचना दृष्टि को लेकर। नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के प्रतिष्ठापक पुरोधा समीक्षक माने जाते हैं। छायावाद को लेकर के आचार्य शुक्ल जी ने जब एक उपेक्षित दृष्टि रखी, यद्यपि आचार्य शुक्ल जी के शिष्य रहे नंद दुलारे वाजपेयी जी और वह उनका अनुसरण भी करते हैं, उनकी मान्यताओं का समर्थन भी करते हैं और उनसे दिशा निर्देश भी प्राप्त करते हैं, परंतु शुक्ल जी ने छायावाद को लेकर के जो एक नकारात्मक दृष्टिकोण रखा या उसके प्रति उपेक्षा की दृष्टि रखी, तो उसका खंडन भी वे करते हुए पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि नंद दुलारे वाजपेयी जी का व्यक्तित्व ही निर्भीक है। अगर उन्होंने कहीं अन्याय देखा, कहीं गलत देखा, तो उसका स्पष्ट शब्दों में विरोध भी किया। छायावाद जब आया था तो एक नवीन भाषा शैली को लेकर, नवीन शिल्प विधान को लेकर, नवीन कलात्मक सौंदर्य को लेकर, लाक्षणिकता आदि को लेकर के आया, और क्योंकि वे नवीन स्वच्छंदतावादी रोमानी कविता थी जिस पर पाश्चात्य प्रभाव भी था, तो उसको लेकर के हिंदी साहित्य जगत में अनेक आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। ना केवल शुक्ल जी, अपितु अन्य आलोचक भी, कोई उसे छायावाद नामकरण भी उपहास स्वरूप दिया गया था कि ये कविता ना होकर के कविता की छाया है। परंतु डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आदि जी ने, शांति प्रिय द्विवेदी जी ने इस नवीन साहित्यिक जो प्रवृत्ति आई थी हिंदी साहित्य में, उसकी कलात्मक सौंदर्य को देखा, उसकी अभिव्यंजनागत सौंदर्य को देखा, यहाँ तक कि उसका जो भाव पक्ष था, जो उसमें कल्पना का सौंदर्य था, जो उसमें प्रतीकात्मकता आदि थी, उसकी और उनकी दृष्टि गई और वे समीक्षा करते हुए साहित्य जगत के सामने, साहित्यकारों के सामने उसके जो एक सकारात्मक पक्ष था वे लेकर के आते हैं। छायावादी कविता को लेकर के शुक्ल जी की ये मान्यता थी कि ये काव्य पश्चिम का और बंगाल के काव्य का अनुकरण मात्र है, परंतु शुक्ल जी की इस मान्यता का खंडन किया नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, और उन्होंने इसे पश्चिम का या बंगाल का काव्य का अनुकरण न मान करके इसे रीतिबद्ध और द्विवेदी कालीन कविता की प्रतिक्रिया माना, जिसमें राष्ट्रीय चेतना मुख्य थी और पश्चिम का तथा बंगला कविताओं का प्रभाव भी था। शैली का प्रभाव था उसमें, विशेष रूप से कीट्स का प्रभाव था और रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव हमें उन्हें दिखाई देता है। तो इस तरह से बंगला कविताओं का भी प्रभाव है और पश्चिम का भी विशेष रूप से प्रभाव है। वाजपेयी जी ही पहले ऐसे समीक्षक हुए जिन्होंने छायावाद को एक और नवजागरण की परंपरा से जोड़कर देखा और दूसरी ओर उसके ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को भी उजागर किया। वास्तव में जब आलोचकों द्वारा छायावादी कविता को कल्पना की उड़ान कहा गया, मधुचर्या का काव्य कहा गया, पलायनवादी कविता कहा गया, पर वाजपेयी जी इसमें नव जागरण के बीच देखते हैं, क्योंकि जो छायावाद का समय 1918 से 1936-40 तक का जो समय है, वे एक और स्वतंत्रता आंदोलन का समय है, राष्ट्र की मुक्ति का आंदोलन का समय है, और उस समय कोई भी सजग साहित्यकार राष्ट्र की समस्याओं से, राष्ट्र की मुक्ति की समस्या से कैसे हट करके केवल कल्पना के घोड़े दौड़ा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने छायावादी कविता में नव जागरण के बीज देखे और उसको एक ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत किया। और वाजपेयी जी ने केवल छायावाद की ही समीक्षा नहीं की, द्विवेदी युग के कवियों और लेखकों से आरंभ करके नई कविता के रचयिताओं और नए उपन्यास एवं नाटककारों तक की भी समीक्षा की। तो इस तरह से
छायावाद के प्रतिष्ठापक आलोचक के रूप में नंद दुलारे वाजपेयी आते हैं। सौष्ठववादी समीक्षा के पुरोधा के रूप में आते हैं। 20वीं सदी के प्रबुद्ध विचारक के रूप में हम इन्हें जानते हैं, क्योंकि 20वीं सदी में जब साहित्य की पूरी दिशाएं बदल रही थी, साहित्य चिंतन बिल्कुल परिवर्तित हुआ। एक और पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव था, दूसरी ओर बंगला साहित्य का भी प्रभाव था, तो हिंदी साहित्य एक नई दिशा और दशा की ओर मुड़ता है। और उस साहित्य के प्रबुद्ध विचारक के रूप में वाजपेयी जी आते हैं। इन्होंने साहित्य के विषय भी अपनी मान्यता प्रस्तुत की। साहित्य का प्रयोजन ये आत्माभिव्यक्ति मानते हैं। साहित्य विषयक इन्होंने अनेक निबंधों की रचना की। साहित्यकार का दायित्व, समाज और साहित्य, सामयिक परिवेश, साहित्य और सामाजिक जीवन, और इसी तरह से इन्होंने एक जो इनकी बड़ी प्रसिद्ध आलोचनापरक पुस्तक रही, नया साहित्य नए प्रश्न, और इस पुस्तक में ये साहित्य को परिभाषित भी करते हैं और साहित्य को विकासशील मानव जीवन के साथ जोड़ते हैं। वे स्पष्ट रूप से वहां कहते हैं कि विकासशील मानव जीवन के महत्वपूर्ण या मार्मिक अंशों की अभिव्यक्ति, यही साहित्य की मोटी परिभाषा हो सकती है। जीवन कल्पना के माध्यम से साहित्य में रूपायित होता है। कल्पना ही काव्य या साहित्य का नियामक तत्व है। छायावादी कविता पर जो कल्पना की उड़ान कह करके आरोप लगाया गया, वही वे कल्पना को मानव जीवन से संदर्भित करते हैं। कल्पना को ही वे साहित्य का नियामक तत्व कहते हैं और जीवन कल्पना के माध्यम से ही साहित्य में रूपायित होता है। तो इस तरह से कल्पना परोक्ष रूप से मानव जीवन के महत्वपूर्ण मार्मिक अंशों की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो मनुष्य जीवन की जो मार्मिक अंश हैं, उनकी सीधी सीधी अभिव्यक्ति तो साहित्य में नहीं हो सकती। तो साहित्यकार अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़ते हुए, अनुभवों की गहराई और व्यापकता को जोड़ते हुए कल्पना के माध्यम से उस जीवन सत्य को साहित्य में रूपायित करता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने समीक्षा विषयक भी अपना दृष्टिकोण रखा। उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक रही हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, उसकी भूमिका में और आधुनिक साहित्य की भूमिका में नया साहित्य नए प्रश्न, उसकी भूमिका जो निकष नाम से रही, और नई कविता का निबंध, पृष्ठभूमि, वैचारिक तथा साहित्यिक जो उनका पहला ही ये अध्याय रहा, इन सभी आलोचना परक पुस्तकों में उनका समीक्षा विषयक दृष्टिकोण हमें दिखाई देता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की भूमिका में आलोचना संबंधी वे 7 चेष्टाओं की बात करते हैं कि जो समीक्षक है वे जब रचना की समीक्षा करता है तो उनको क्या क्या केंद्र में रखना चाहिए, तो वे 7 चेष्टाएं कहते हैं। सर्वप्रथम है कवि की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन, फिर है कलात्मक सौष्ठव का अध्ययन। तो सर्व प्रमुखता वे देते हैं कवि की अंतर्वृत्ति का अध्ययन। मान लिया प्रसाद की समीक्षा कर रहे हैं तो प्रसाद की अंतर्वृत्ति को जानना आवश्यक है, और फिर कलात्मक सौष्ठव का अध्ययन करना। तीसरे नंबर पर वे कहते हैं टेक्निक, शैली का अध्ययन, समय और समाज तथा उनकी प्रेरणाओं का अध्ययन। इससे पूर्व समीक्षा रचना और रचनाकार तक सीमित रही। एक नीतिवादी आदर्शवादी दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए रचना का मूल्यांकन किया जाता था। वाजपेयी जी ने पहली बार उसे समय और समाज के साथ जोड़ा कि किसी भी रचना का अध्ययन किया जाए उसे समय के उसके समकालीन समय को
और समाज को केंद्र में रखते हुए किया जाना चाहिए। कवि की जीवनी और रचना पर उसके प्रभाव का अध्ययन, यह भी समीक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। कवि के दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का अध्ययन, काव्य के जीवन संबंधी सामंजस्य और संदेश का अध्ययन। इस तरह से कवि की अंतर्वृत्ति को से प्रारंभ करके, उसके कलात्मक सौष्ठव से प्रारंभ करके, उसको समाज से, समय से जोड़ते हुए, कवि की दार्शनिक विचारधारा से जोड़ते हुए किसी भी समीक्षक को समीक्षा करनी चाहिए। अपने पूर्व निर्धारित मानदंडों को सामने रखते हुए, प्रतिमानों को सामने रखते हुए अगर कोई समीक्षक समीक्षा करता है तो वे एक पक्षीय समीक्षा हो जाती है। वह उस रचना के साथ पूर्ण न्याय नहीं हो पाता है। एक और वाजपेयी जी समीक्षा संबंधी अपना दृष्टिकोण रखते हैं, वहीं साथ ही वे समीक्षकों को कुछ ऐसे बिंदुओं से बचने की भी सुझाव देते हैं। समीक्षा पद्धतियों से दूर रहने का भी सुझाव देते हैं। उसमें 4 प्रमुख समीक्षा पद्धतियां हैं जिनसे वे बचने के लिए या दूर रहने के लिए कहते हैं। सबसे पहले वैयक्तिक मनोविज्ञान पर आधारित, फ्रायड, युंग, एंडलर से प्रभावित जो रचनाएं थी, जैसे इस प्रयोगवाद जब आया, जो मनोविश्लेषण मनोविज्ञान पर आधारित रहा, फ्रायड की मनोविश्लेषणवाद पर युंग, एडलर से प्रभावित हुआ, तो इनसे बचने के लिए सुझाव देते हैं। समाजवादी समीक्षा, मार्क्सवादी समीक्षा से भी दूर रहने का सुझाव देते हैं। कला विज्ञानवादी पुरानी परंपरा से भी वे दूर रहने की बात करते हैं। और उपयोगितावादी या नीतिवादी समीक्षा, जो आईए रिचर्ड्स की समीक्षा दृष्टि थी, मूल्यवादी समीक्षा दृष्टि, उससे भी वे दूर रहने की बात करते हैं, उसका सुझाव देते हैं। और साथ ही वाजपेयी जी ने भारतीय और पाश्चात्य समीक्षा में समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। इसलिए वाजपेयी जी को समन्वयवादी समीक्षक भी कहा जाता है। केवल भारतीय जो हमारे समीक्षा के मानदंड है, प्रतिमान है, उनके आधार पर अगर हम काव्य की वर्तमान काव्य के, आधुनिक काव्य की समीक्षा करते हैं तो वह समीक्षा अपने आप में अपूर्ण है। उसके लिए पाश्चात्य जो समीक्षा सिद्धांत है उनको भी समन्वित करने की आवश्यकता है। आधुनिक साहित्य जो इनकी पुस्तक है, वहां वे स्पष्ट रूप से कहते हैं, प्राचीन साहित्य और समीक्षा मोटे तौर पर आदर्शवादी रही है। उसमें बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव के आकलन का प्रश्न कम रहा है, क्योंकि समाजशास्त्रीय दृष्टि से, सामाजिक परिस्थितियों की दृष्टि से मूल्यांकन नहीं हो पाया। वे पूर्णतः आदर्श को केंद्र में रखते हुए, नीतिवादी दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए मूल्यांकन करती है। चाहे तुलसी हो, सूरदास हो, जायसी हो, भक्तिकालीन जो रचना है उन पर और रीतिकालीन रचना पर आदर्शवादी दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन किया गया, जिसके कारण उसे घोर श्रृंगारिक कह दिया गया। तो उसे सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव से जोड़ने की आवश्यकता है। रीतिकालीन साहित्य का भी मूल्यांकन करना है तो तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में उसे पुनर्मूल्यांकित करने की आवश्यकता है। साहित्य की प्रेषणीयता के संबंध में साधारणीकरण संबंधी भारतीय धारणा और मत की तुलना तत्संबंधी विदेशी मतों से भी करनी होगी। तो वाजपेयी जी कहीं भी भारतीय साहित्य चिंतन के मूल्यों को या उस धारा को, उनकी प्रवृत्तियों को नकारते नहीं है। वे साथ साथ पाश्चात्य जो समीक्षा पद्धतियां हैं उसको भी ग्रहण करने या उसको भी साथ जोड़ने की बात करते हैं। और नंदुलारे वाजपेयी जी गांधीवादी समीक्षक के रूप में हमारे सामने आते हैं। गांधी जी का उन पर विशेष प्रभाव रहा।
तो वे रचना की समीक्षा भी जब करते हैं तो गांधीवादी दृष्टि से, और उसी गांधीवादी समीक्षा दृष्टि को केंद्र में रखते हुए वे मार्क्सवादी जनवादी लेखकों को उनके ऊपर प्रहार भी करते हैं, उनसे सीधा टकराते भी हैं, उनके सीधा रूबरू होते हैं। नया साहित्य नए प्रश्न, इस पुस्तक में वे कहते हैं कि आज के जनवादी लेखक को व्यक्तिगत त्याग और कष्ट सहिष्णुता अपनानी होगी, क्योंकि त्याग और सहिष्णुता की बात गांधी जी ने कही थी। सत्याग्रह आंदोलन जब उन्होंने चलाया तो मार्क्सवाद जबकि उसका विरोध करता है, तो यहाँ वे उनको स्पष्ट कहते हैं कि आज के जनवादी लेखक को व्यक्तिगत त्याग और कष्ट सहिष्णुता अपनानी होगी, उसे प्रेमचंद और टॉल्स्टॉय के मार्ग पर चलना होगा। वे किसी मार्क्सवादी नुस्खे को लेकर काम नहीं कर सकता, उसे अब भी चरित्र और आचरण की आवश्यकता है। विदेशी चश्मे से हम साहित्य का मूल्यांकन नहीं कर सकते। हम जिस जनवादी राष्ट्र या मानव समूह की कल्पना करते हैं वह केवल आर्थिक दृष्टि से सुखी नहीं होगा, उसे पूर्णतः सांस्कृतिक और नैतिक मानव भी होना चाहिए। यहाँ भी मार्क्सवादी शिक्षाएं और उपचार मुझे तो अधूरे दिखाई देते हैं। उनसे तो गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत मुझे भारतीय जीवन के अधिक अनुरूप जान पड़ता है। तो इस तरह से जो मार्क्सवादी समीक्षा है, जो मार्क्सवादी चिंतन को केंद्र में रखते हुए प्रगतिवादी साहित्य लेखन हुआ, उसके तुलना में वे गांधी जी के शिक्षाओं को, गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत को भारतीय जीवन के अधिक निकट अनुभव करते हैं, और इसलिए वे गांधीवादी समीक्षक के रूप में हमारे सामने आते हैं। छायावाद को लेकर के भी वाजपेयी जी का एक विशेष दृष्टिकोण रहा। उन पर जो विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे उनका न केवल खंडन करते हैं अपितु छायावाद के विषय में अपनी एक सकारात्मक दृष्टि भी प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार छायावाद सिर्फ शैली नहीं है, उसका अपना जीवन दर्शन है, उसकी अपनी भाव संपत्ति भी है। वाजपेयी जी ने छायावाद का मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में विश्लेषण किया। वे उसमें मानवीय संदर्भों को अधिक देखते हैं, सांस्कृतिक प्रेरणा पीछे कार्य करती है। इसलिए वे छायावादी कविता को केवल अमूर्त कविता या केवल कल्पना की उड़ान या केवल अतीन्द्रिय सौंदर्य की बात नहीं करते हैं। वे उसके भीतर जो मानवीय सौंदर्य छुपा हुआ है, उसके भीतर जो एक सांस्कृतिक चेतना छिपी हुई है, उसका विश्लेषण करते हैं और पाठकों के सामने, समीक्षकों के सामने उन मानवीय मूल्यों को, उस मानवीय चेतना को लेकर के आते हैं जो छायावादी कविता में उभर करके आती है। जैसे छायावादी कविता भी अध्यात्म की ओर बढ़ती है, उसमें रहस्यवादिता है, और इससे पूर्व भक्तिकालीन कविता, चाहे हम संत काव्य देखते हैं, चाहे हम सूफी काव्य देखते हैं, वहां भी अध्यात्म है, वहां भी रहस्यवादिता है, परंतु उनकी रहस्यवादिता और छायावाद की रहस्यवादिता में पर्याप्त अंतर है। क्योंकि जो भक्तिकालीन अध्यात्म था, जो भक्तिकालीन रहस्यवाद था, वहां मानवता के प्रति उपेक्षा है, वहां समाज उपेक्षित है। पर छायावादी कविता जिस अध्यात्म की बात करती है उसमें मानव मुख्य है, उसमें समाज है, उसमें प्रकृति है, प्रकृति के कण कण को सजीव, उसको चेतनामय दिखाया। आप प्रसाद की लहर देखिए, आप उनकी झरना देखिए, आंसू देखिए, किस तरह से मानवीय पक्ष उभर करके आया है। तो प्रसाद को, निराला को विशेष रूप से, उनकी बादल राग कविता देखिए, उनकी दलित जन पर करो करुणा दी, बाद में वो प्रगतिवाद की ओर मुड़ जाते हैं, पर उनकी कविताओं में जो मानवीय पक्ष उभर करके आया है
वाजपेयी जी उसका विश्लेषण करते हैं। प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता को वे स्वीकार करते हैं। निराला की जो व्यंग्य परक रचना कुकुरमुत्ता बड़ी प्रसिद्ध कविता रही, उसको वे सर्वश्रेष्ठ हिंदी व्यंग्य रचना मानते हैं और शैली की दृष्टि से कुकुरमुत्ता की तुलना वे इलियट के वेस्टलैंड से करते हैं। ऐसे ही सुमित्रा नंदन पंत को लेकर के उन्हें जो कल्पना का सुकुमार, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया, तो उनकी परिवर्तन कविता को लेकर के वे कहते हैं कि ये तो दर्शन सम्मिलित काव्य है। उस परिवर्तन कविता में जिस प्रकार से दर्शन पक्ष दार्शनिकता उभर के आई है, वे अद्भुत है। पंत की प्रतिभा और कल्पना शक्ति की विशेष सराहना करते हुए कहते हैं कि नवीन हिंदी कविता में सबसे श्रेष्ठ सृष्टि प्रतिभा लेकर सुमित्रा नंदन पंत का विकास हुआ था। हिंदी के क्षेत्र में पंत के कल्पना की शक्ति अजेय, उनका नव नमोन्मेष अप्रतिम है। तो इस तरह से पंत की बड़ी सराहना करते हैं। प्रसाद पर जो उन्होंने जयशंकर प्रसाद रचना की, प्रसाद को वे मानवीय भावनाओं का कवि कहते हैं। आंसू को मानवीय विरह का काव्य कहा। तो इस तरह से आंसू, झरना, लहर को लेते हुए और किस तरह से एक उत्कृष्ट स्तर को पहुंचते हुए, एक आध्यात्म के आनंदवाद की स्थिति को पहुंचते हुए एक महाकाव्य कामायनी आती है। तो एक क्रमिक विकास के रूप में जयशंकर प्रसाद की विकास यात्रा को वे देखते हैं। इसी तरह से महाकवि सूरदास की जब वे संपादन करते हैं उनके सूरसागर का, और उनका जिस तरह से रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य एक साथ प्रस्तुत हुआ है, उसकी वे बड़ी सराहना करते हैं। महाकवि सूरदास इस रचना में वे जहां गोप गोपियों के साथ कृष्ण की गोचारण लीलाएं, गोवर्धन पर्वत धारण करने की लीलाएं, उनका एक जो कथात्मक सौंदर्य और भाव सौंदर्य दोनों जो समकक्ष रूप में, पैरेलल रूप में चलते हैं, समानांतर रूप में चलते हैं, उसकी वे सराहना करते हैं। तो भक्तिकालीन कवियों में सूरदास उन्हें विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। और सूरदास की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं, स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करे, घटनाक्रम का आभास भी दे और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखाते जाए। ये विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती है। गोचारण अथवा गोवर्धन धारण के प्रसंग कथात्मक है, किंतु उन कथाओं को भी सजाकर सुंदर भाव गीतों में परिपूर्ण कर दिया गया है। हम आसानी से यह नहीं समझ पाते कि कथानक के भीतर रूप सौंदर्य अथवा मनोगतियों के चित्र देख रहे हैं, अथवा मनोगतियों और रूप के वर्णनों के भीतर कथा का विकास देख रहे हैं। ये सूरदास की विशेषता है। केवल कथा ही नहीं वो कह रहे हैं, उनमें इतिवृत्तात्मकता नहीं है, तो पाठक या समीक्षक समझ ही नहीं पाता कि कथानक के भीतर रूप सौंदर्य आ रहा है या रूप सौंदर्य के भीतर से ही कथा का विकास, क्रमिक विकास होता चला जा रहा है। तो इस तरह से सूरदास की भाव क्षमता का, उनकी भाव प्रवणता की प्रशंसा करते हैं। इसी तरह से नंदुलारे वाजपेयी समन्वयवादी आलोचक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। भारतीय और पाश्चात्य समीक्षा का, चिंतन का समन्वय करते हैं। हमारे साहित्य नई विचारधाराओं और नई परिस्थितियों से प्रभावित होकर नए कला स्वरूपों में प्रकट होता और नई शैलियों में ढला करता है। उसके क्रम विकास में विरोध के स्थान पर समन्वय का तत्व प्रमुख रहता है। विवादी स्वरों की अपेक्षा संवादी स्वरों की प्रधानता रहती है। तो जो नई कविता को देखते हुए
नई प्रवृत्तियों को देख करके समीक्षकों द्वारा उन पर आरोप लगाया गया, तो वहाँ वे वाजपेयी जी उसमें एक क्रमिक विकास को देखते हैं। वे वहाँ विरोध के तत्व को ना देख करके एक समन्वय के तत्व को देखते हैं। वहाँ वे विवादी स्वर की अपेक्षा संवादी स्वर को देखते हैं। इसी संदर्भ में वे नई कविता की भी समीक्षा करते हैं और इन्हीं मूल्यों के, इन्हीं प्रतिमानों के आधार पर वह छायावादी कविता की, नई कविता की समीक्षा करते हैं। और इनकी इसी समीक्षा दृष्टि की, इसी आलोचना दृष्टि की प्रशंसा हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध, हिंदी गद्य साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार हुए रामचंद्र तिवारी जी। उन्होंने इनकी आलोचना की प्रशंसा करते हुए कहा, उन्होंने आलोचना के मान के रूप में सौंदर्य की ऐसी सहज चेतना को प्रतिष्ठित करना चाहा है जिसमें व्यक्ति और समाज, राष्ट्र और विश्व, बाहर और भीतर, बुद्धि और भाव, वस्तु और रूप, नैतिकता और कला, प्राचीन और नवीन, सभी मिलकर एक संवेदना या संस्कार बन गए हैं। अपनी इसी विशेषता के कारण वाजपेयी जी हिंदी आलोचना के आधार स्तंभ के रूप में मान्य रहेंगे। तो ये सार रूप में सारी बात उनकी आलोचना दृष्टि पर आ गई, जो रामचंद्र तिवारी जी के शब्दों में अभी हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की है। नंदुलारे वाजपेयी जी की जो समीक्षा दृष्टि है वे व्यवहारिक है या सैद्धांतिक है, दोनों में ही उनकी सूक्ष्म गहन दृष्टि दिखाई देती है, सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि नजर आती है। वे किसी भी रचना की जब समीक्षा करने लगते हैं तो सर्वप्रथम उस रचनाकार की अंतर्वृत्ति को समझते हैं, उसको फिर सामाजिक संदर्भ में, समसामयिक परिवेश में देखते हुए और कवि की या रचनाकार की जीवन दृष्टि, उसकी विचारधारा के संदर्भ में उस रचना का मूल्यांकन करते हैं एक तटस्थ आलोचक के रूप में। और इनकी समीक्षा शैली सरल है, सीधे स्पष्ट है, कहीं पर भी उसमें उलझाव नहीं है और ऐसी तटस्थ आलोचना करते हैं कि किसी भी वाद से वे जुड़ते नहीं हैं, कोई पूर्वाग्रह से युक्त होकर के नहीं करते। वे रचना को रचना के रूप में ही मूल्यांकित करते हैं, रचना के संदर्भ में ही मूल्यांकित करते हैं, अपनी विचार दृष्टि को उस पर आरोपित नहीं करते। तो इस प्रकार मित्रों, आज हमने आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की समीक्षा दृष्टि, उनकी आलोचना दृष्टि पर चर्चा की। अगली बार हम नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।